स्वागत है आपका युवा सेना में, जहां पर हम एक विजन के साथ काम करते हैं और वो विजन है नए भारत का। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश 2019 का जो रिजल्ट था प्रीलिम्स और मेंस का, वो रद्द कर दिया गया है, उसकी पूरी चर्चा होने वाली है। आज दोपहर की बात है जब जबलपुर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि 2019 के जो प्रीलिम्स और मेंस के रिजल्ट्स हैं एमपीपीएससी के, उनको कैंसिल कर दिया गया है। आज हमारे साथ इस खबर के ऊपर एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए योगेंद्र सिंह चौहान। योगेंद्र सर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने लगभग हजारों की तादाद में छात्रों के भविष्य को संवारा है, उनको सही दिशा दिखाई है और पिछले 10 सालों से ये कार्यरत हैं, जहां पर अलग अलग पीसीएस और यूपीएससी की जो सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं। तो योगेंद्र सर, ये जो खबर है इसका क्या असर पड़ने वाला है, आप ये बताइए। छात्रों के ऊपर मानसिक असर क्या पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जो खबर दोपहर को आई और जब दोपहर को इस खबर को बच्चों तक पहुंची ये न्यूज, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में वो प्रश्न उठने लगे कि उसके जो 4 साल जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम इज मनी का जो स्लोगन बार बार बच्चों को बताया जाता है उनकी लाइफ में, जब आप स्टडी करने के लिए निकलते हैं, तो टाइम इज मनी का जो उनको लॉस हुआ है 4 ईयर का, वो एक बड़ा झटका है वो। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी यहाँ पर विचलित हुए हैं। ये जो संशोधन की बात की है, जो डिसीजन दिया है जबलपुर हाई कोर्ट ने कि आप 2015 के बेस पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब बड़ा प्रश्न बच्चे ये उठाने लगे हैं कि क्या आयोग को ये बातें पहले समझ में नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं 10 सालों से एमपीपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ, स्टेट पीएससी की तैयारी करा रहा हूँ। इन 10 सालों में मैं 5 से 6 सालों से पीएससी के द्वारा जो आंख मिचौली का जो खेल खेला जाता है विद्यार्थियों के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वह बिखरता है यहाँ पर। तो बच्चा इस समय डिमोटिवेट हुआ है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि वह अभी यहाँ पर ना घबराए, संयम बरते, क्योंकि देखिए ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां आई है आपके सामने, वो पीएससी के रूप में उभर कर आई है। मेरा ये मानना है कि आप जितना पीएससी का कंटेंट पढ़ते हैं, आप एक प्लान करें। वो प्लान क्या होगा सुयश सर, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, सभी बच्चे इसको समझे। पहला प्लान तो ये होगा, पूरे इंडिया में यूपीएससी एकमात्र ऐसा आयोग है जो बिल्कुल टाइम पे एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। कोविड की सिचुएशन हो, वहां पर भी उसने रास्ते निकाले और एग्जाम ली, और वहां से आप देखें कि सही समय पर एग्जाम हो रही है। तो मैं ये कहूंगा स्टेट पीएससी के जो बच्चे हैं, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए आप, और आप मूव करें आप यूपीएससी की ओर। आपका प्लान ए होगा यूपीएससी, प्लान बी होगा एमपीपीएससी, और प्लान सी बना के रखे आप व्यापम। कहा जाता है कि अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो छोटी एग्जामें होगी वो ऐसे ही आप क्रैक कर लेंगे। और यहां तक मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी पढ़ाया है जो यूपीएससी मेंस इंटरव्यू तक गए हैं, वहां से बहुत से प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं, अपनी चयनित भी है। उनका यह कहना था कि सर अगर आप यूपीएससी का लेवल पढ़ लोगे ना तो एमपीपीएससी की एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगी। तो एक अच्छा अवसर है कि यहाँ पर आप जाएं, आप टूटे ना, अपना हौसला बनाए रखें। भगवान श्री राम भी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, आपके साथ यहाँ पर सिर्फ 4 वर्षों के लिए हुआ है। और एक अलग बात है कि आयोग ने यहाँ पर जब डिसीजन दिया है, या आयोग के जो निर्णय लिया था आयोग ने, और हाईकोर्ट ने जो वहां पर डिसीजन दिया, तो उस पर आयोग का भी ये करना चाहिए कि क्या वह एज लिमिट बनाए रखेगा उन विद्यार्थियों के लिए जो उस उम्र के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि बात सर इसमें उन विद्यार्थियों की भी आती है जो ओवर एज होने वाले हैं। आपके 4 साल गए, उन 4 सालों में वो कैसे देखेगा? तो यहां पर एक नियमावली ये भी लेकर आए कि उनको अवसर दिया जाएगा, फिर उनके 4 साल प्लस किए जाए, 4 साल का उनको समय दिया जाए। अब ये पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, इसमें क्या होता है, राज्य सरकार का एक संशोधित अधिनियम आता है। राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसको लेकर आती है, और यहां पर आरक्षण अधिनियम 1994 के धारा 4 के तहत ये बताया जाता है, चुनौती दी जाती है इसमें कि नए नियम के तहत आरक्षित वर्ग के छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल ना करने, और वही आरक्षित वर्ग जो था उस सीट से सामान्य सीट से आरक्षित वर्ग फाइट करना चाहता था। इन्हीं चीजों को लेते हुए यहां पर यह डिसीजन दिया गया है।
पूरा खेल जो है वह आरक्षण के गोल गोल दायरे में घूमता रहा। और इसी पूरे खेल में एमपीपीएससी का जो बच्चा था वो घूम रहा था। हम खुद इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी भी टीचर को इंतजार होता है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया जो बच्चा है वो जल्दी से सिलेक्ट होकर आए, प्रशासनिक सेवाएं दे, राष्ट्र हित में अपना योगदान दे। 4 सालों से हम यही देख रहे हैं। एमपीपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करता है, अपनी एक तारीख और आगे बढ़ाता है, हर एक एग्जाम को आगे शेड्यूल करता है। अभी इसने कहा कि हम प्रीलिम्स की जो एग्जाम है 19 जून को कंडक्ट कराएंगे। अब इस तरह के जो डिसीजन आ रहे हैं उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि 19 जून को करा पाएंगे। बार बार एग्जामों को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में प्रश्न खड़े करता है। दो चीजें यहाँ पर हमने और देखी है, मैंने व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरा खुद का अनुभव रहा क्योंकि 10 सालों से मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। पीएससी हमेशा जब पेपर अपना सेट करता है तो दो चीजें नोट कीजिएगा सर वहां पर। सामान्य तौर पर प्रदेश भर में लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे अच्छे शिक्षक है, उसमें हम भी है, सभी है। यानी कि अगर कहे कि हमारा पूरा परिवार है ये, क्योंकि शिक्षक शिक्षक का सम्मान करता है और एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। हर एक शिक्षक जब टेस्ट बनाता है, पेपर बनाता है, तो उसमें मानवीय स्वभाव से एक प्रश्न या दो प्रश्न गलत हो सकते हैं। एमपीपीएससी ऐसा क्या करता है कि हमेशा उसके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न के गलत उत्तर क्यों दिए जाते हैं? यहां पर भी आपको समझना होगा, सोचना होगा। क्या उन प्रश्नों को बार बार नहीं देखा जाता है? क्या उस कंटेंट को वेरी नहीं किया जाता है जहां से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं? फिर उन प्रश्नों पर याचिकाएं लगती है। जब याचिका लगती है तो कोर्ट में जब मामला चले जाता है तो वो एक लंबा खिंचाता है, यानी कि 3 से 4 महीने तो आप खींच लीजिए उसको। पीएससी जानता है कि 3 से 4 महीने तो ये काम चलेगा। इसके बाद जब रिजल्ट देने की बात होगी वहां पे 3 से 4 महीने और खींच दो, यानी कि आपका जो साल भर का समय है 12 महीने पूरी तरह से लॉस। और यहां पर किसको लॉस हुआ? उस पढ़ाने वाले शिक्षक को भी लॉस हुआ है, उस विद्यार्थी को भी लॉस हुआ है जो जुड़ा हुआ था। तो यहां पर सोच और विचार की बड़ी आवश्यकता है। सही डिसीजन ले आयोग, और छात्र हित में मैं चाहूंगा कि छात्र हित में ये डिसीजन दे और अपना रिजल्ट जारी करे। आप 2019 का एग्जाम, ये 2022 चल रहा है, यानी कि समय का जो कालखंड है आपसे 2 साल आगे है। वहां का रिजल्ट आप 2022 तक नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब क्या है सर? सर, इस पूरे जो आपने बताया, जो जानकारी आपने दी, उससे एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आयोग इस गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है कि उसके हाथ में कितने सारी युवक युवतियों का भविष्य है, और उस गंभीरता को ना समझते हुए साल भर में आपको एक पेपर बनाना है 100 सवालों का, और आप उस पेपर को सही तरीके से नहीं बना पा रहे। जैसा आपने बताया कि टीचर्स जो हैं वो बहुत सारे पेपर्स बनाते हैं, उसमें 1-2 गलतियां होती हैं, परंतु आप एक पेपर बनाते हैं साल भर में, उसमें भी आप 3 से 4 गलतियां कर देते हैं। और पूरा ये जो सर्कल है रिजर्वेशन का, कि आप आरक्षण के चक्कर में बच्चे को घुमाते जा रहे हैं। एक आपने उसके, वो जैसे चूहे के लिए आप जलेबी बांध देते हैं, उस तरीके से जो छात्र है वो उसी गोले में घूमता जा रहा है, और उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसके जीवन के जो सुनहरे क्षण है, जो उसके जीवन का पीक परफॉर्मेंस का टाइम है, जो मैं मानता हूं कि 20 से लेकर 30 तक के समय में आपके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होती है। एक तरीके से कहे बढ़ता हुआ समय होता है, आप उगते हुए सूरज जैसे होते हैं, और वो एनर्जी वेस्ट करी जा रही है एग्जाम्स देने में, एग्जाम्स का रिजल्ट का इंतजार करने में, और फाइनली फिर रिजल्ट आता है, उसको चैलेंज करा जाता है और कोर्ट कचहरी में करके स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। और उसके साथ में स्टूडेंट और जो उनके मास्टर्स हैं, जैसे कि आप या हम हैं, हम बहुत लंबे समय तक उनको तरबियत देते हैं, हम ट्रेन करते हैं, तो हमारी भी उम्मीदें या फिर हमारा भी जो समय है और छात्र का जो समय है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। सीधी सीधी बात, यहां पर एक तो सरकार की गंभीरता और आयोग की गंभीरता के ऊपर सवाल उठते हैं। जैसा कि आपने बताया कि यूपीएससी एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है, और ये इसीलिए भी सटीक है क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी होने की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी भी समझती है। उसी हिसाब से निर्धारित रूप से हर साल दर साल आप देखेंगे तो प्रॉपर शेड्यूल से इनका टाइम टेबल के अनुसार एग्जाम होंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे, मेंस, प्रीलिम्स, हर चीज का जो टाइम टेबल है वो साल भर पहले कैलेंडर आता है और उसी अनुसार चलता है। तो छात्रों के लिए कहीं ना कहीं यूपीएससी प्लान ए होना चाहिए। उसके बाद अगर वो चाहें तो एमपीपीएससी या अन्य एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बिल्कुल सही कहा कि जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने
कि अभी जो आप देखें, यूपीएससी क्या है कि एक सही टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और सही टाइम पे रिजल्ट दे रहा है। इससे टाइम जो है आपका बच रहा है। टाइम क्यों बच रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं छात्र छात्राएं जो है वह उम्र की दहलीज पर है। यानी कि उम्र की दहलीज ये हुई है कि बहुत सी जो छात्राएं होती है उनके वैवाहिक रिश्ते होने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनके सपनों को वह पूरा करना चाहती है, एक अच्छी गृहस्थी मिलती है तो वो पूरा हो भी जाता है। 4 सालों से कहीं उन छात्राओं के विवाह भी हो चुके होंगे जो उम्र के दहलीज पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि नारी शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इन 4 सालों में एमपीपीएससी ने नारी शक्ति को किस तरह का सम्मान दिया आप देखें। उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा एमपीपीएससी ने जो उम्र की दहलीज पर है। कोई भी माता पिता, कोविड जैसे दो दो हमने लॉकडाउन देखे हैं, एक बड़ी महामारी उभर कर आई जिसने सबको चिंतित किया। इस समय से उस समय पर बच्चा फिर पढ़ रहा था और पढ़ते हुए यानी कि अपने बंद कमरे में पढ़े, अन्य सोर्सेज से पढ़े पर पढ़े वो। और एग्जाम जब देने जाते हैं, जब देकर आते हैं, तो जब न्यूज निकल कर आती है, जब ब्रेकिंग न्यूज बनती है, तो वहां पर यह बताया जाता है कि भैया चलो हम 2019 का जो रिजल्ट है 2015 के बेस पर देंगे। तो नियमावली जो बनाई गई थी, इसने बड़े प्रशासनिक लेवल के जो अधिकारी हैं, आयोग में हैं, राज्य सरकार में हैं, तो आपने नियम क्यों बनाए फिर इस तरह के? जब आपको 2019 का जो रिजल्ट 2015 के बेस पर ही देना था, तो 15 का बेस ही चला था, उसको नहीं बदलना था। और सरकार तो और मेरा आयोग के बीच जी में जो विवाद था, जो हमें जी जो जी खुल के आया है सामने, कि आयोग और सरकार दोनों में ही द्वंद्व था, दोनों में विवाद था उस नई नियमावली, जो नई रूल बुक है उसको लेके। जब विवाद है तो आपने रिजल्ट फिर क्यों अनाउंस करें? उस विवाद को पहले सुलह करना था, उसको सुलझाना था, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट देते। अब ये जो पूरी कहानी है ये बिल्कुल शून्य पे आके खड़ी हो गई है और इसको फिर से चालू करा जाएगा, जिसकी वजह से आपने बताया जी कि जो 22 में प्रीलिम्स होने वाला है, हो सकता है 19 जून का प्रीलिम्स जो है वो और फर्दर शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, संभावनाएं अब पूरी बन जाती है। देखिए, राज्य सरकार अपना एक अलग पक्ष रखती है और आयोग अपना पक्ष रखता है। यहाँ पर दोनों में सुलह हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों के सुलह से एक रास्ता निकलेगा जो विद्यार्थी हित के लिए होगा, और ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो राज्य सरकार है उनको गंभीरता से इस बात को लेना होगा, क्योंकि एक लंबा समय जो है वो निकल गया है और अब सही डिसीजन लेने होंगे। और यहाँ पर आकर वो बताएं कि किस तरह से अब डिसीजन दिए जाएंगे और आने वाली जो एग्जामें होंगी एमपीपीएससी की हो, वो किस प्रकार से लिए जाएगी और कौन सी नियमावली के तहत ली जाएगी। क्योंकि मुझे दिन भर से कई बच्चों के कॉल आए जो 2019 में प्रीलिम्स एग्जाम में थे। उन्होंने हमें ये बताया कि सर हमारे पास पुराने रोल नंबर नहीं है, कहीं खो गए हैं, तो वो कैसे मिलेंगे अब? ये बड़े प्रश्न आने लगे हैं। और ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि होता यह है कि एमपीपीएससी का जो रोल नंबर होता है बहुत से विद्यार्थी नोट करके रखते हैं। और मैं तो अभी भी कहूंगा कि देखिए, जिस तरह से अभी रिजल्ट आया है, तो ऐसी कोई भी गलती ना करे विद्यार्थी, वो 2020 का हो, 2019 का हो, 21 का हो, 22 का हो। आप एक नोट्स बना ले, या कहें कि अपनी मेल आईडी में नोट करके रख ले आप कि आपका 2019 का एमपीपीएससी का रोल नंबर ये था, अनुक्रमांक ये था। बच्चे ये नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे जो है वो कर भी लेते हैं। मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो 10 से 15% होंगे। 85% बच्चे अपने रोल नंबर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या है। तो उसको अब पीएससी किस तरीके से बताएगा, किस तरह से बताएगा कि चलो जो पुराने बच्चे जो थे 2019 वाले जिनके रोल नंबर मिस हो गए, वो किस आधार पर आए? क्या उसके लिए कोई सुविधा देगा एमपीपीएससी? ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है और सोचने का विषय ही। तो सर, इसके साथ में हमारी जो चर्चा है, मेरे हिसाब से हमने सारे ही जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने रोशनी डाली है, चर्चा करी है। जी चर्चा को छोटे रखते जी हुए हम यहीं पर इसका समापन करते हैं। और भी जी अगर कोई सवाल होंगे तो हमसे जो छात्र जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछे, होगा तो इस तरीके की हम एक और चर्चा करेंगे, ताकि जितना ही छात्र जी हित में काम हो सके, चाहे आयोग या सरकार ना सोचे, पर हम मास्टर के तौर पे, शिक्षक के तौर पे हमारी ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, तो हम कोशिश करेंगे जितना मार्गदर्शन हो पाए हम करेंगे। तो इस सेशन जी को जी सर यहीं बिल्कुल पर रैप बिल्कुल अप करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो सर यहाँ पर हम जो सेशन है उसका रैप अप करते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।